चलो भाई, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, बोलो। आज हम महाराणा सांगा पढ़ेंगे भाई। बहुत ही शानदार राजा था महाराणा सांगा। हेडिंग डालो, महाराणा सांगा लिखो भी सभी। हेडिंग डालिए, महाराणा सांगा, या इसको बोलते हैं संग्राम से। शासनकाल आप लिख लीजिए इसका 1509 से 1527 इसका शासनकाल है। सबसे पहले महाराणा सांगा की दो उपाधियां लिख लेते हैं हम। क्या लिख ले? महाराणा सांगा की दो उपाधियां। उपाधि लिखो महाराणा सांगा की। उपाधि नंबर 1, सैनिक भग्नावशेष कहा जाता है इनको। कारण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके शरीर पर अस्सी घाव थे वे। इनके शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? आपको गुरुजी कैसे पता आपको कि सैनिक भग्नावशेष किसने कहा? तो मेरे को किसने बताया? कर्नल टोड ने। इसने कहा कि मैं अभी अभी बोल के आया हूं। क्या बोल के आया हूं? सैनिक भग्नावशेष। किसको बोल के आया हूं? महाराणा सांगा को। क्यों बोल के आया हूं? बोला कि मैंने देखा उसके शरीर पे कितने घाव? 80। 81 मत कर देना, ध्यान रखना। दूसरा लिखो, लिख रहे हो ना साथ साथ में? एक और भाई इनको कहा जाता है, कहते हैं कि पहले क्या होता था, जब भी कोई राजपूत राजा युद्ध लड़ा करता था तो वो आसपास के जितने भी राजा होते थे, जितने भी राजपूत होते थे, उन सभी को अपने साथ युद्ध करने के लिए निमंत्रण भेजा करता था। और उस निमंत्रण को क्या बोलते हैं? पाती पर्वन। क्या बोलते हैं? पाती पर्वन। तो आपने उपाधि लिखनी है हिंदू पथ। और क्यों कहा जाता है तो लिखोगे हिंदू पथ की उपाधि कहा जाता है किस लिए? पाती पर्वन परंपरा को अपनाने के कारण। आप कहोगे गुरुजी पाती पर्वन परंपरा अपनाने की क्या जरूरत पड़ी इसे? तो हम पढ़ेंगे थोड़े समय बाद, जब बाबर आक्रमण करेगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग आए थे इसकी सहायता करने के लिए। ठीक है? तो पातीवरण परंपरा के तहत कौन कौन आए थे वो मैं आपको 15-20 है वो लिखवा दूंगा सारे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, महाराणा सांगा के बारे में हम बात करेंगे ना, तो महाराणा सांगा ने अपने जीवन में क्या किया था? युद्ध लड़े थे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? और इन्होंने कोई ज्यादा निर्माण कार्य नहीं करवाया। ना ही ये कोई इतिहासकार थे, ना ही विद्वानों के आश्रयदाता थे ज्यादा। तो इसलिए और कुछ इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। हमें पढ़ने इनके युद्ध, कौन कौन से युद्ध हुए, किन किन के साथ हुए, क्या उनका परिणाम रहा। तो हम क्रमबद्ध तरीके से उन युद्धों को पढ़ लेते हैं। तो आप लिख लीजिए भाई। युद्ध लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जब महाराणा सांगा मेवाड़ में शासक थे उस समय मेवाड़ के आसपास कौन कौन थे वो बताता हूं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं क्या? ये मेवाड़ में तो है कौन है? महाराणा सांगा। सांगा का शासनकाल आपको लिखवाया हुआ है 1509 से 1527।
ज्यादा हस्तक्षेप जो हुआ था सांगा का वो दिल्ली के राजा के साथ हुआ था। तो आपने दिल्ली के अंदर लिखना है, दिल्ली में आपको पता है दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसका नाम था लोधी राजवंश। लोधी राजवंश के अंदर आपने लिखना है जो पहला राजा था बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी राजवंश बता सकते हो कि कब से कब तक था, बताओ। लिखवाया ना मैंने आपको, नहीं याद है क्या? 1451 से 1526 तक था। उसमें जो पहला राजा जो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, उसका शासनकाल आप लिख लीजिएगा 1451 से 1400 ये वाला 89। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर पे जो राजा आया था लोधी वंश का वो आया था कौन? सिकंदर लोधी। ये नोट कर लेना थोड़ा, सिकंदर लोधी का जो शासनकाल है वो यहां से लेकर के कहां तक है? 1517 ईस्वी तक। ठीक है, फिर सिकंदर लोधी के बाद आया था इब्राहिम लोधी। कौन आया था? इब्राहिम लोधी। इसका शासनकाल 1517 से 1526 या 27, 1527 है क्या? 27 थोड़ी है, पानीपत का 26 में हुआ था, 26। ठीक है, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक है, याद रहेगा आपको ये। अब देखो दिल्ली में ये राजा कब बना मेवाड़ का? 1509 में। जब शासक बना तब दिल्ली में कौन था बताओ? सिकंदर लोधी। लेकिन ये समझदार बंदा था, ये हर किसी से पंगे नहीं लेता था। लेकिन बाद में जब 1517 में इब्राहिम लोधी राजा बना तो ये इतना दूरदर्शी राजा नहीं था, ये बिना सोचे समझे किसी पे भी बाटे फेंक देता था। बाटे समझते हो? हाँ, तो बाद में क्या हो वो बाद में देखा जाएगा ना। वो किसी इंटरव्यू में पूछा जा रहा था किसी व्यक्ति से कि अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो बोला कि मेरे को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं आसपास के जो भी देश है उन सभी पे बम फेंक दूंगा। उसने कहा कि और अगले दिन वो आक्रमण करेंगे तब? तो बोला अगले दिन मेरे को क्या पता, मैं तो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री हूँ, है ना। वैसे ये सोचता था इब्राहिम लोधी। तो देखो क्या खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा, ये आप याद रखना आपने। इधर इस समय जब मेवाड़ के पास गुजरात है, गुजरात के अंदर उस समय एक राजा था महमूद खिलजी। आपको गुरुजी ये तो पहले लिख चुके हैं ना। वो फर्स्ट था और ये महमूद खिलजी सेकंड है। ठीक है, ध्यान रखना, मांडू का सुल्तान बोलते हैं इसको, महमूद खिलजी सेकंड। इसके साथ भी युद्ध होगा, उसके साथ भी युद्ध होगा। अब इसके बाद आपने क्या लिखना है? इब्राहिम लोधी के बाद में देखो एक बात आप याद रख लेना, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं। इब्राहिम लोधी जो होता है ना, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, जब हमने हिस्ट्री शुरू करी थी मैंने आपको दिल्ली सल्तनत मैंने बताया था आपको 1206 से शुरू हुआ था ना। 1206 से लेकर के 1526 तक 5 राजवंश आए थे दिल्ली सल्तनत के, आए थे ना। अरे बात आपके भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही? 5 राजवंश आए थे, वो 5 राजवंश थे उनको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। उस सारे काल को जैसे ही 5 राजवंश खत्म हुए, इब्राहिम लोधी जब मारा जाता है युद्ध के अंदर। एक बात और बता दूं मैं, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे राजा आए, उनमें एकमात्र इब्राहिम लोधी ऐसा राजा था जो युद्ध में मारा गया था। और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है इसके बाद में बाबर शासक बन जाता है और 1526 में मुगल राजवंश की शुरुआत हो जाती है। कौन से राजवंश की? मुगल राजवंश की शुरुआत कब होती है पूछ ले तो 1526 में। तो इसके समकालीन एक राजा आपने और याद रखना है, आप लिख लीजिएगा मुगल वंश। मुगल वंश, मुगल वंश का एक राजा आपने याद रखना है, वो है बाबर। ठीक है, और बाबर का शासनकाल लिख लेना 1526 से 1530 ईस्वी बस। ठीक है, 1526 से 1530 ईस्वी तक। तो ये बाबर के साथ भी इसका युद्ध होगा, इसलिए मैंने जितने भी आसपास इसके साथ संबंध रखने वाले राजा है वो मैंने आपको बता दिए हैं। समझ आई बात आपको? अरे हाँ ना बोलो रे, नोट कर लिया? ये नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
मैंने आपको बताया था जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अगर साथ साथ आप पढ़ते जाओगे तो जिंदगी में इतिहास का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा आपका। और अगर आप आलसी बन करके बैठे हो, आप सोच रहे हो कि हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार हम नोट्स बना लेते हैं, तो आपके नोट्स ही बनेंगे। मैं बता देता हूँ 3-4 महीने तक हिस्ट्री चलती रहेगी। राजस्थान का इतिहास छोटा नहीं है। मालवा का गुजरात का लिखा दिया, मालवा का था तो सही 1520 में कोई, हाँ ऐसा नासिर नुसिर कोई था, पर वो मैं लिखवाऊंगा, देखता हूँ कोई क्या था वो। ठीक है, मुख्य यही है, उसका आक्रमण हुआ तो था, छोटा सा एक युद्ध हुआ था 1520 ईस्वी के अंदर। नोट किया आपने ये? साफ कर दो इसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं युद्ध की, कौन कौन युद्ध लड़ेगा इसके साथ। मुख्य जो युद्ध है, देखो मुख्य जो युद्ध है, मैं पहले आपको सीधे सीधे युद्ध लिखवा देता हूँ, फिर हम उन युद्धों के बारे में थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, या साथ साथ में लिखते जाएं। अगर साथ साथ में लिखनी है तो साथ साथ में भी लिख सकते हैं अपने। देखो युद्ध कौन कौन से, पहला युद्ध हुआ था, उसका नाम था खातौली का युद्ध। कौन सा? खातौली का युद्ध। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ था बाड़ी का युद्ध। तीसरा युद्ध हुआ था गागरोन का युद्ध। चौथा युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। पांचवा युद्ध हुआ था कौन सा? खानवा का युद्ध। ये 5 युद्ध है। खातौली का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1517 में। बाड़ी का युद्ध हुआ 1518 में। गागरोन का युद्ध हुआ 1519 में। बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी, लिख लो चलो 16 फरवरी में, वैसे बाद में लिखवाने वाला था आगे डिटेल में। 16 फरवरी, हाँ ये हुआ था 17 मार्च 1527। ठीक है, इनकी डेट थोड़ी याद रख लेना। किन किन के साथ लड़ा गया था, तो एक तरफ तो कौन था, सभी युद्धों के अंदर कौन था, महाराणा सांगा थे। ठीक है, इधर कौन थे, स्टार्टिंग वाले 2 युद्ध है ये तो हुए थे इब्राहिम लोदी के साथ। ये युद्ध लड़ा गया था महमूद खिलजी के साथ, महमूद खिलजी सेकंड। और फिर ये युद्ध लड़े गए थे बाबर के साथ। ठीक है, ऐसे मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, सीधा सिंपल कोई प्रश्न आया था, क्वेश्चन एक बार आ गया था, इनका क्रम पूछ लिया था इन युद्धों का। ठीक है, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा, बाद में कौन सा, तो इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5, आगे पीछे देख करके पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देख करके तो आप बता पाए। आपके पहले टेस्ट के अंदर मैंने मेवाड़ का इतिहास डाला है, वो शुरू से लेकर के कुंभा तक। ठीक है, तो उसको आप ढंग से पढ़ लेना, कुंभा में से खूब क्वेश्चन आने की संभावना है। आप अगले टेस्ट में फिर पूरा आ जाएगा मेवाड़। ठीक, समझ आई बात इतनी आपको? अब एक एक के बारे में 2-2 बातें लिख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी लिख लें, लिखें क्या? लिख लो खातौली युद्ध के बारे में, आपको तो दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं इसको साफ कर देता हूं। खातौली युद्ध के बारे में लिख लो पहला,
खातौली युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो आपको पता ही है किन किन के बीच हुआ। सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। और क्या विशेषता है, खातौली का मैदान कहाँ है? ये मैदान पहले तो था बूंदी के अंदर, लेकिन अब कहाँ है? कोटा में। ठीक है, खातौली का मैदान भी आपसे पूछा जा सकता है, और आपसे पूछ सकता है खातौली का युद्ध। इसके बारे में एक बात याद रखना, इस युद्ध में जो सांगा है का एक हाथ कट गया था, और एक पैर से लंगड़ा हो गया था। देखो 80 घाव, अभी शुरू में ही तो 2-2 4-4 देने शुरू करेंगे तब भी 80 पूरे होंगे। 80 घाव थे ना, तो पूरे करने 80 घाव। एक घाव तो राजा बनने से पहले आंख फोड़ दी थी, पता है आपको, है ना। अभी एक हाथ तोड़ दिया है, एक पैर तोड़ दिया, मतलब एक साइड का सिस्टम सुधारने, एक बार फिर दूसरी साइड आएंगे। खातौली का युद्ध आपने लिखना, इतनी सी बात है इसके अंदर, और कोई ज्यादा नहीं। नोट कर लिया होगा, कर लिया क्या? लिखो, जल्दी लिखो बेटा। समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? मैथ नहीं आते? इतिहास समझ आ रहा है? वो अभी फ्री हुए नहीं क्या शादी से? कहाँ है शादी में? शादी में है क्या? कब आएंगे वो? है 10 मार्च को। इतनी लंबी लंबी शादियां कौन देखता है? आजकल तो 17 मिनट में शादी होने लगी है। आज न्यूज़पेपर में देखा मैंने, वो एक है संत, कौन से संत, रामपाल जी महाराज है, उनके अनुयायी है, वो 17 मिनट में शादी। मेरे को बढ़िया लगा वो सिस्टम, ना कोई फालतू का ताम झाम, ना कोई खर्चा, ना कुछ और, है ना। ऐसे ही होना चाहिए। लोग तो आजकल लाखों रुपए हल्दी वाले प्रोग्राम में लगा देते हैं, और लड़के लड़कियां पैर पटक पटक के ऐसे रूठ जाते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा और खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरे लिए हल्दी वाला वो स्टेज पूरा नहीं आएगा, और पीछे फोटो बड़ी आनी चाहिए, ये वो, और सारों को पीले कपड़े पहनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्या ये ताम झाम ऐसे ही करते हैं? एक दिन शादी में लड़का एक दिन राजा बन करके पूरी जिंदगी भिखारी बन के रहना पड़ता है उसको। सोचा करो उसके बारे में भी थोड़ा। ये नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पे लिखो, खातौली के बाद क्या लिखना आगे? कौन सा युद्ध बताओ? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध है, इसके बारे में लिखिए। अच्छा, कब लड़ा गया बोलो? 1518 में लड़ा गया। किन किन के बीच है, तो आपको पता है, एक तरफ तो कौन है, एक तरफ महाराणा सांगा है, तो दूसरी तरफ है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति लिखने हैं इस युद्ध के अंदर। इसके 2 सेनापति कौन कौन थे? एक का नाम था मियां मक्कन। कौन था? मियां मक्कन। एक का नाम था हुसैन फरमुली। हुसैन फरमुली, खतरनाक नाम थे, बंदे भी खतरनाक थे, लेकिन नतीजा क्या रहा? सांगा जीत गया। लिया तू जितने मर्जी सेनापति, बोला कहीं से भी नए नए नाम के लिया, तेरी पार तो पड़ने देंगे नहीं। अच्छा, इस युद्ध के बारे में कहा जाता है, इस युद्ध के बारे में बाबर जो है ना, बाबर ने एक ग्रंथ लिखा था, बाबरनामा। ठीक है, एक बार प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी आत्मकथा है? तो उसमें बाबरनामा लिखा हुआ था। बाबरनामा बाबर ने खुद ने लिखा है, इसलिए वो खुद के बारे में लिख रहे हैं, तो उसको आत्मकथा बोलते हैं। ठीक है ना। तो बाबरनामा क्या आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है, तो बाबर ने लिखा है। तो बात क्या, देखो इसके बारे में बाबर ने बाबरनामा में लिखा
कि यह युद्ध इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हारा था। ठीक है, इब्राहिम लोदी बुरी तरह से इस युद्ध को हार गया था। ये किसने लिखा है? खुद बाबर ने लिखा है। कौन से ग्रंथ में लिखा है? बोलते रहा करो साथ साथ में, बाबरनामा में लिखा है। इतनी बात है। ये लिख लिया क्या? बाड़ी का मैदान कहाँ है? लिखा नहीं क्या? बाड़ी का मैदान लिख लो, धौलपुर में है। बाड़ी का मैदान कहाँ है? तो धौलपुर के अंदर है। समझ आ गई बात आपको? यहां तक आगे बढ़े, इसके बाद चलें आगे। नोट कर लिए इसको? कर लिए सभी ने? लिखो फिर आगे 3 नंबर पे, बाड़ी के युद्ध के बाद गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध लिखो। कब लड़ा गया बोलो? 1519। गागरोन का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो गागरोन में लड़ा गया। गागरोन झालावाड़ में, सही है, गागरोन में लड़ा गया था। इसके बारे में एक छोटी सी बात आपको मैं बताता हूँ। चलो पहले लिखते हैं थोड़ा सा। किन किन के बीच हुआ तो बताओ। एक तरफ है महमूद खिलजी सेकंड, ठीक है, सेकंड याद रखना। फर्स्ट किसके काल में आया था? कुंभा के काल में आया था ना फर्स्ट, और ये सांगा है तो इसके काल में कौन आ रहा है? सेकंड आ रहा है। ध्यान रखना, याद रखना बढ़िया से, फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूज मत हो जाना। एक तरफ कौन है? कुंभा। कुंभा एक सांगा, हाँ बोला करो। एक तरफ सांगा। इस युद्ध में भी क्या परिणाम रहा पता आपको? क्या परिणाम रहा? कौन जीत गया? कहते हैं कि सांगा जीत गया, और नतीजा वही रहा, सेम ही। कौन सा? फिर एक पैर हाथ टूट जाएगा तो आगे लड़ेगा कैसे? और युद्ध नहीं लड़वाने, हर युद्ध में एक हाथ पैर तोड़ दो आप बस, और कुछ नहीं है। शुक्र है आप भगवान नहीं हो। सांगा जीत गया, और थोड़ी बहुत दया नहीं आ रही आपको सांगा पे? सांगा जीत गया और महमूद खिलजी को 6 माह तक बंदी बना करके रखा। उसको भी 6 महीने तक बंदी बना के रखा था, याद है ना आपको? सेम रिपीट हो रहा, देख लो। 6 माह तक बंदी बनाया, फिर छोड़ दिया। इसने भी छोड़ दिया, बोला जा तुम भी क्या याद रखेगा। इतना याद रखना आपने। युद्ध लड़ने का जो कारण है ना मेन, वो कारण क्या है वो मैं यहां लिख देता हूं। मेदिनी राय था। हाँ, मेदिनी राय कहाँ का शासक था? ये था, कहाँ का था? मालवा का था क्या? मालवा का था, चंदेरी का। कहाँ का था? चंदेरी का राजा था ये, बिल्कुल चंदेरी का ये शासक था। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ इसके बारे में। चंदेरी का शासक कौन? मेदिनी राय। कहते हैं कि मेदिनी राय है ना, इससे इस पे आक्रमण किया किसी ने, और इससे चंदेरी का जो क्षेत्र है वो छीन लिया था। तो बाद में क्या हुआ, ये चल करके किसके पास आता है? सांगा के पास। सांगा ने क्या किया, इस मेदिनी राय को ये जो गागरोन का क्षेत्र है ना वो दे दिया था इसको, और कहा था कि तू उसको छोड़ और तू यहाँ गागरोन पे तेरा शासन करता रहे, सिस्टम चलता रहेगा तेरा। लेकिन थोड़े समय बाद महमूद खिलजी ने क्या किया, मेदिनी राय पे आक्रमण किया था। वो जो युद्ध हुआ था ना, वो गागरोन पे आक्रमण कर दिया था। इस वजह से सांगा को भी अपनी सेना लेकर के गागरोन पहुंचना पड़ा था, और फिर सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, याद रहेगा। तो युद्ध का मूल कारण क्या था बताओ सीमा?
युद्ध का मूल कारण क्या था? कहाँ चले गए थे बीच में? है? ध्यान रखा करो भाई, 100% दिमाग रखा करो क्लास में, ऐसे खोया मत किया करो सपनों की दुनिया में। नोट कर लो इसको, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इतना क्या? फिर एक लाइन लिखो, दिल्ली में कौन है अभी राजा? अभी सिकंदर लोधी थोड़ी है, इब्राहिम लोधी। कौन है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के रिलेटिव थे दो, इब्राहिम लोधी के दो क्या थे, उसके परिवार में थे कोई, उसके भतीजे और चाचा, ऐसा कुछ माना जाता है। एक का नाम आलम खां लोधी और एक का नाम था दौलत खां लोधी। नाम याद रहेगा, क्या नाम था? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी थे। वो उनकी इब्राहिम लोधी के साथ थोड़ी अनबन हो गई थी, इस वजह से उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं था। किनके पास? बोलो, नाम बोलो उनके। आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो इब्राहिम लोधी से लड़ सके। तो फिर उन्होंने क्या प्लान किया, उन्होंने बाबर को टेलीफोन किया कि तू आजा, हम तेरी सहायता करेंगे और तू आकर के इब्राहिम लोधी को सल्टा दे। तो उन्होंने किसको बुला लिया? बाबर को बुला लिया। अब बाबर सेना लेकर के पहुंच रहा है, इधर इब्राहिम लोधी सेना लेकर के तैयार है। आगे क्या होना है वो हम अभी बात करते हैं। लिख लो ये लाइन आप, लिखो, आलम खां लोधी तथा आलम खां लोधी तथा दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी तथा दौलत खां लोधी के द्वारा, आलम खां लोधी तथा दौलत खां लोधी के द्वारा बाबर पर आक्रमण करने हेतु, बाबर पर नहीं सॉरी, इब्राहिम लोधी पर, इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने हेतु बाबर को बुलाया गया था। बाबर को बुलाया तो बाबर आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, बाबर आएगा। चलो राजस्थान का नक्शा थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं। मेवाड़ में कौन है यहाँ पे? सांगा नहीं, सांगा। यहाँ पे कौन है? दिल्ली। और दिल्ली में कौन है? इब्राहिम लोधी। और इधर से उज्बेकिस्तान की तरफ से कौन आ रहा है? बाबर आ रहा है। ठीक है, बाबर अटैक किस पे कर रहा है? इब्राहिम लोधी पे। इन दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा जा रहा है उस युद्ध का नाम क्या है? कोई बताएगा? कोई बताएगा आप में से? 21 अप्रैल 1526। बयाना का, ऐसे बयाना का लिख लो, पानीपत का युद्ध। ये नाल करवा थे, पानीपत का युद्ध। ये तो बेसिक बातें पता होनी चाहिए आपको, तुरंत बोलना चाहिए आपने। 21 अप्रैल 1526। ठीक है, इस युद्ध के अंदर क्या होता है? इब्राहिम लोधी की शादी हो जाती है, हत्या हो जाती है इसकी, इब्राहिम लोधी मारा जाता है इस युद्ध में भाई। और मैंने बताया था, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा था, एकमात्र सल्तनत का शासक जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी। ठीक है, इसकी मृत्यु क्या हुई? युद्ध में हुई थी।
एक बात का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, बाबर क्यों जीत गया? बाबर की जीत का कारण भी आपने लिखना है। कारण माना जाता है तोपखाना व गोला बारूद। ठीक है, इसके पास ये सामान था इतना, इसकी वजह से जीत गया था ये। कोई बात समझ नहीं है तो पूछ लो दोबारा। ये वाला दोबारा बताता हूँ, देखो। इब्राहिम लोदी एकमात्र सल्तनत का शासक, सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु युद्ध में हुई थी। ठीक है, और जैसे ही बाबर जीत गया तो राजा कौन बन जाएगा? बाबर बन जाएगा। अब आप सुने एक बात, अब यहाँ देखो, उधर युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, और पड़ोस में कौन बैठा है? सांगा। एक बात और ध्यान रखना, सांगा का वैसे मेवाड़ तो पहले तो यहाँ तक ही था ना, इतना ही, लेकिन सांगा जब शासक बना ना तो उसने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया था, और कहते हैं कि विस्तार करते करते ये पूर्वी राजस्थान के बिल्कुल पास में यहाँ तक पहुंच गया था ये, और मेवाड़ का इतना इतना क्षेत्र अपने अंडर में कर लिया था इसने। ठीक है ना, तो इतना बड़ा ये राजा है, आधा राजस्थान इसके अंडर में आ रहा है। ये राजा अभी देख रहे हैं कि दोनों लड़ रहे हैं, तो लड़ने दो। बताओ, कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बंदे की? नहीं हुई प्रतिक्रिया। माना जाता है कि जब बाबर ने आक्रमण किया था दिल्ली पर, तो इब्राहिम लोदी जो है ना, इसने निमंत्रण भेजा था सांगा के पास, और कहा था कि आपस में अपने जो मर्जी लड़े, लेकिन बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे पे अटैक कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि मिल करके उसको वापस भगाएं। और माना जाता है कि सांगा उस समय तैयार हो गए थे युद्ध करने के लिए, अपनी सेना वगैरह इन्होंने तैयार की थी, भी हम चलते हैं, इब्राहिम लोदी की सहायता करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन उस समय कहते हैं कि कुछ जो दरबार के अंदर जो लोग थे, उन्होंने इस सांगा से कहा कि आपको इस प्रकार सहायता करने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? उन्होंने ये सोचा कि इससे पहले भी बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे, और आने के बाद वो क्या करते थे, आकर के भारत को लूट करके वापस भाग जाते थे। तो वो कह रहे हैं कि ये भी बाबर आएगा, वहां से आकर के दिल्ली पे आक्रमण करेगा, युद्ध जीत जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली को लूटेगा, लूट करके वहां से वापस भाग जाएगा। अगर वो दिल्ली को लूट करके भाग जाता है तो भी फायदा होगा। किसको फायदा होगा? महाराणा सांगा को, क्योंकि इसका जो दुश्मन इब्राहिम लोदी है वो कमजोर हो जाएगा, और कमजोर पड़ेगा तो दोबारा सांगा के साथ पंगे नहीं लेगा। ऐसा विचार चल रहा है इनके दिमाग में। लेकिन कोई भी काम होता है उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। साइड इफेक्ट समझते हो? भी अपने एक तरीके से देख रहे हैं, भी ये फायदा हो जाएगा, उसका नुकसान भी तो देखना चाहिए ना, कहीं नुकसान भी तो नहीं हो रहा। होता है ना, यहाँ क्या नुकसान होगा, सोच के देखो आप। हाँ? बाबर आएगा, दिल्ली में शासक बन जाएगा, शासक बनने के बाद इस पे आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा तो बाद में युद्ध में हार जाएगा सांगा। ठीक है ना, वो आपने देखा, वो रामदेव बाबा कहते हैं, कईयों को तो पता है, पहले विद्यार्थियों को मैंने बताया हुआ है। रामदेव बाबा कहते हैं कि वो कोई बंदा था रेलवे स्टेशन पे, 3-4 लड़कियां बैठी थी, वो दो तो ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे, समझते हो? बताया हुआ पहले मैंने आपको। ऐसे ऐसे करने से क्या होता है? रामदेव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करने से बाल काले हो जाते हैं, घने बाल हो जाते हैं, सुंदर बाल हो जाते हैं ना, सुना आपने? तो वो दो लड़कियां ऐसे ऐसे कर रही थी, तो एक बंदा वहां देख रहा था, वो दो कर रही है, एक मुंह बांध के बैठी है चुपचाप, वो कुछ नहीं कर रही। तो वो बंदा पहले उनके पास गया जो ऐसे ऐसे करे, भाई ये क्या नहीं करो? तो वे बोली कि भैया तुम ध्यान को नहीं के, रामदेव बाबा बताए ये करें, बाल काला करना सुंदर हो जाते हैं। वो दूसरी लड़की जो बैठी थी पास में, मुंह बांध के कुछ नहीं कर रही थी, तो उसके पास गया कि भाई ए यहाँ करे, तू यहाँ क्या भी कौन करे? बा क्या भैया मैं यहाँ करे 6 महीना, क्या मेरे मुंह छा गई। तो अब रामदेव बाबा ने तो बताया बाल काले होते हैं घने, तो उन्होंने कहा बाल आएंगे सिर में खूब बाल, तो मूछ भी तो आ ही सकती है, हो सकता है दाढ़ी आ जाएगी। तो साइड इफेक्ट हर चीज का होता है, उसका फायदा देखते हैं, उसका नुकसान भी देखा करो साथ में। अब यहाँ देखो, इब्राहिम लोदी पे आक्रमण किया तो सांगा फायदा देख रहा है, केवल फायदा देख रहे, वो सोच रहा है कि जब आक्रमण करेगा तो दिल्ली पे अधिकार हो जाएगा, और उससे सॉरी अधिकार क्या, दिल्ली जीत करके वो लूट के ले जाएगा, तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इब्राहिम लोदी फिर पंगे नहीं लेगा, सेना वगैरह भी उसकी खत्म हो जाएगी, कुछ उसके पास धन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि बाबर युद्ध जीतने के बाद बाबर ने दिल्ली पे अपना शासन शुरू कर दिया था, वो यहाँ से लूट करके वापिस नहीं गया था। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ये चीजें आप नोट करो। फिर अब हम, इब्राहिम लोदी तो सल्ट गया, अब दिल्ली में कौन आ गया? बाबर। अब बाबर और सांगा के बीच में युद्ध लड़वाएंगे हम, ठीक है?
लिखो आगे, ये नोट करो पहले। कर लिया नोट? इतना साफ कर दूं इसे? ये तो मैंने साफ कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा था पता है? लिखा नहीं क्या बिल्कुल भी? थोड़ा स्पीड में लिखो बेटा, जल्दी से लिखो। साइड इफेक्ट का ध्यान रखना। उस तरह कैसे लगोगे, सोच के देखो। नोट कर लिया होगा भाई? साफ कर दो अब। अब देखो इसके बाद क्या होता है। कहते हैं कि इस युद्ध को जीतने के बाद, अब सुनना आगे। मैंने आपको बताया था महाराणा सांगा जितने भी युद्ध लड़े थे सभी युद्ध वो जीत गए थे, लेकिन एक युद्ध महाराणा सांगा हारे थे, और वो लास्ट युद्ध था। उसके बाद महाराणा सांगा युद्ध कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि उस युद्ध के बाद में सांगा घायल हो जाते हैं बुरी तरह, और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इनको जहर दे करके मार भी दिया जाता है, भांति भांति की बातें मिलती है देखने को। हुआ क्या था आप थोड़ा देखिए। कहते हैं कि अच्छा बयाना कहाँ पड़ता है? अभी भरतपुर के अंदर, पता है आपको? भरतपुर वाला क्षेत्र यहाँ है, देखो यहाँ है ना, ये वाला क्षेत्र है बयाना। आपको मैंने बताया था कि सांगा जब राजा बने उन्होंने लगभग आधे राजस्थान पे अपना अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से मेवाड़ का जो क्षेत्र है ना, ये यहाँ तक आ गया था, ये आ गया था पूरा मेवाड़। और शासक कौन है यहाँ पे? महाराणा सांगा है यहाँ पे, ध्यान रखना। इधर कहते हैं कि ये दिल्ली, बिल्कुल पास में दिल्ली है। दिल्ली और जो मेवाड़ है ना, लगभग बिल्कुल नजदीक में इनकी सीमा बननी शुरू हो गई थी एक दो जगह। तो अच्छा, दिल्ली में राजा कौन है अभी? बाबर। और बाबर का शासन काल बता सकते हो क्या? बता सकते हो? 1526 से 1530। बाबर ने भी अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े थे। बाबर ने कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? तो पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का युद्ध, ठीक है? कब लड़ा गया? 1526। दूसरा युद्ध लड़ा था इन्होंने खानवा का युद्ध, ये कब लड़ा गया? 1527 में। तीसरा युद्ध लड़ा था हाँ चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में। और चौथा युद्ध लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, ये 1529 में। और 5 नंबर पे कहते हैं कि इसकी हो गई थी मृत्यु, वो कब हो गई थी? 1530 ईस्वी के अंदर, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनके जो समय है ये आपको याद रखना है। 1526, 27, 28, 29, 30। इसकी एक ट्रिक भी बना रखी है कि कई जगह मिलती है। कहते हैं कि 26 को पानी पिया, ठीक है? 27 को खाना खाया। देखो किसी घर पे जाते हैं तो पहले पानी मिलता है, पानी पीते हैं, फिर वो खाने का पूछते हैं, खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद में हमारा टारगेट क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो फिर 28 को चल दिया है, चाय नहीं चल दिया, ठीक है? खाने के बाद में चाय खराब करेगी, ठीक है? 28 को चल दिया, चल दिया तो फिर कहाँ जाएगा? 29 को घर गया, और घर गया, और 30 को ज्यादा खाने से क्या हो गया? मर गया। बस याद रखना आपने, ठीक है? 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया, 29 को घर गया, और 30 को मर गया। अब बताओ, आप कह रहे हो चाय पिया, चाय पीता तो घर कैसे पहुंचता? घर पहुंचने के लिए चलाना भी पड़ेगा ना, इसलिए मैंने इसको चलाया है। तो ये तो खैर चलो दिल्ली की बातें अपने काम की नहीं है, फिर भी थोड़ा सा नोट कर लेना इनको। हमें क्या याद रखना इनमें से? एक तो पानीपत का युद्ध है, वो निर्णायक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से दिल्ली में बाबर ने अपने शासन की शुरुआत करी थी। दूसरा जो युद्ध है खानवा, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, इसमें से प्रश्न आने की खूब संभावनाएं
बनती है तो देखिए क्या बनेगा आगे। साफ कर दूं इसको, करो फिर करो जल्दी। तब तक मैं इधर कुछ सजा करके लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बयाना। अभी बयाना का युद्ध लड़वाना है पहले हमने इनको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बयाना, बयाना का युद्ध आपको अच्छे से पता है कब लड़ा गया था। हाँ 16 फरवरी ना, 16 फरवरी 1527 को, याद रखना। बयाना, बयाना कहाँ पड़ता है भाई, ये भरतपुर है, ठीक है। भरतपुर के अंदर बयाना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में भरतपुर। गंभीरी नदी के किनारे है क्या, या गंभीर नदी के किनारे? तो राजस्थान में दो नदियां हैं, गंभीर और गंभीरी। तो कौन सी नदी के किनारे है ये, कल पता करके बताएंगे मेरे को, ठीक है। बयाना जो मैदान है बयाना का, वो गंभीर या गंभीरी दोनों में से कौन सी नदी के किनारे, आप पता करके मेरे को बताएंगे। अभी नहीं बताना, कल बताना है। अभी आप बता दोगे फिर बाकी के प्रयास ही नहीं करेंगे घर जाके, ठीक है, ठाठ से सो जाएंगे, पता तो चल ही गया। तो आपने सभी ने कल कोशिश करनी ढूंढने की। अब देखो, अब क्या करें आगे, युद्ध करें? मेरी तो हिम्मत नहीं है, युद्ध करवाएं अपने इनको। कैसे करवाएंगे देखो, मेरे को सोचने दो कैसे लड़वाएं। लड़ने का कोई कारण तो ढूंढना पड़ेगा, बिना कारण कैसे लड़ लेंगे। तो कारण देखते हैं अपने, देखो ध्यान दो। वो नोट कर लिया उधर से आपने? तो बेचारे कई तो ऐसे लगे मजदूर की तरह लिखने फटाफट, है जल्दी लिखो। वो एक रामलीला का वो हो रहा था ना, आपने सुना नहीं क्या, काफी वायरल हो रही थी वो एक छोटी सी क्लिप। रामलीला के अंदर क्या होता है, जब वो संवाद चलता है ना, जब कोई राम या लक्ष्मण कोई कोई भी बोलता है, तो पीछे पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा होता है, वो धीरे से बोल करके उनको बताता होता है कि ऐसे बोल, फिर वो जोर से आगे माइक में बोलता रहता है, क्योंकि सारी लाइनें याद थोड़ी होती है। तो वो शरूपण खां बोल रही है, बोलना तो था शरूपण खान ने ये कि मेरा भाई रावण मजबूर है, लेकिन उसको सुन गया कि मजदूर है, तो वो जोर से बोल रही है कि मेरा भाई रावण मजदूर है। तो राम भी बेचारा सोच में पड़ जाता है कि इसका भाई मजदूर है, अब इससे क्या लड़ेंगे, है ना। ध्यान दो, देखो क्यों युद्ध हुआ, देखो सभी। ऐसा माना जाता है कि बाबर ने थोड़े समय पहले युद्ध जीता है, और युद्ध जीतने के बाद जो बाबर की सेना है ना, वो बाबर की सेना कहते हैं कि यहाँ से भटकती हुई शायद यहाँ आई होगी, यहाँ भटकती हुई सेना इधर घूम रही होगी, ऐसा माना जाता है। और इधर सांगा के जो सैनिक थे ना, वो भी यहाँ पहुंच जाते हैं उस समय, क्योंकि इनका तो क्षेत्र है, तो ये तो वहां रहेंगे, अपनी सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा करना इनका कर्म धर्म है। सांगा खुद कहते हैं कि वहां नहीं था, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं सांगा खुद अपने नेतृत्व में युद्ध लड़ा था, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो युद्ध नहीं था, ये छोटी सी एक झड़प थी इन दोनों सेनाओं के बीच में। कहते हैं कि इन सांगा के जो सैनिक थे, इन्होंने कहा था इस बाबर के सैनिकों से कि यहाँ से पीछे हट जाओ, और ये आपका इलाका नहीं है, ये महाराणा सांगा का इलाका है, और हमारे क्षेत्र में घुसने की आप गुस्ताखी न करें। लेकिन बाबर के जो सैनिक है वो इतने घमंड में थे, उनको लगा कि भाई हमने अभी भी युद्ध जीता है पानीपत का, दिल्ली के इतने बड़े राजा को हरा दिया, तो ये तो हमारे आगे है ही क्या। अच्छा, ये जो मेवाड़ के जो राजपूत जो भी राजपूत है, जितने भी राजस्थानी लोग हैं ना, तो राजस्थानियों का खान पान बहुत शानदार होता था पहले। आजकल तो कहाँ है, कुरकुरे खा खा के टाइम पास करते हैं लोग, आधे से ज्यादा गोलगप्पे खाते हैं, कई तो एक टाइम का भोजन तक नहीं करते। तो पहले वाले ऐसे करते नहीं थे, उनका खान पान बहुत शानदार था, दूध दही बढ़िया, बाजरे की रोटियां, मेवाड़ मारवाड़ वाले तो वैसे ही खाते ही हैं। तो ये सैनिक अच्छे 6-7 फीट हाइट होती थी इनकी, खूब शानदार बॉडी होती थी। तो इन लोगों ने क्या किया, जब वो घूम रहे थे नहीं माने, तो इनके पास लठ थे सभी के पास, देखो इनके पास गोली बंदूक तो किसी के पास थी नहीं, तो लठ थे, इन्होंने अच्छे से इनको बढ़िया से बनाया सभी को, है ना, चारों तरफ से घेर घार के। और ये बेचारे लहू लुहान, कईयों का हाथ टूट गया, कईयों के पैर टूट गए, और ऐसे रोते रोते जा करके बाबर के सामने जाते हैं। और जैसे ही बाबर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि बाबर अपनी पूरी सेना को बिठा रखे है सामने, उनको निर्देश दे रहे हैं कि हम आगे युद्ध करने के लिए जाएंगे। कहाँ युद्ध करने के लिए? सांगा से युद्ध लड़ने के लिए जाने वाले हम, आगे जो खानवा के युद्ध है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। और तभी कुछ सैनिक कह रहे हैं कि महाराज आप तो कह के आए थे भी दिल्ली में पानीपत का युद्ध लड़ने के बाद हम वापस लौट जाएंगे, हमें तो वापस घर जाना है। ये 2000 क्या 1518-19 के आसपास के भारत में घुसे हुए हैं, तब से बेचारे सैनिक वापस अपने घर ही नहीं गए। तो वो सैनिक कह रहे हैं कि हम युद्ध लड़ने के बिल्कुल पक्ष में नहीं, हम तो वापस जाने वाले हैं।
कुछ सैनिक कहते हैं कि चलो ठीक है महाराज, आप ज्यादा ही कर रहे हो तो हम युद्ध लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। और वो कुछ एक सैनिक मान जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, तभी कहते हैं कि उनके शिविर के बाहर खड़े होकर के वो जो सैनिक यहाँ से हस्तक्षेप होकर के गए ना, वो जा करके ऐसे हाथ लटकाए हुए के का मुंह लटका हुआ है ना, वो सामने खड़े हो जाते हैं। और जो हाथ ऊपर कर रखा है जिन्होंने युद्ध लड़ने के पक्ष में, उनको कहता है कि पहले हमारी सुन लो, बाद में युद्ध लड़ने ला। वो बंदे बहुत खतरनाक है भाई, हमें तो आज वाली ट्रेन पकड़ के घर जाना है, आप जानो, आपका काम जाने, हमारे भरोसे किसी से युद्ध लड़ने की आप, है ना, किसी से पंगा मत ले लेना, हम नहीं जाने वाले आपके साथ। क्योंकि बंदे इतने खतरनाक है, एक ठोका तो दूसरी मांगे को नहीं, है ना। तो उन राक्षस प्रजाति के लोग हैं, वो उनके साथ कौन युद्ध लड़े भाई, इतने खतरनाक बंदे हैं। तो हमें तो युद्ध लड़ना नहीं है। तो जो सैनिक दूसरे थे वो भी मना कर देते बाबर से कि बाबर हम युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी बाबर उन सभी सैनिकों को तैयार किस प्रकार से करता है, कुछ कुछ शर्तें उनके सामने रखता है। बाबर कहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, 4-5 शर्तें, वो कल हम पढ़ेंगे कौन कौन सी शर्तें, आप मेरे को याद करवा देना, ठीक है। हम कहाँ से शुरू करेंगे कल, कौन कौन सी शर्तें ऐसी रखता है कि सारे सैनिक तैयार हो जाते हैं युद्ध करने के लिए, मतलब उनको मोटिवेट करने का प्रयास करता है बाबर। और उसके बाद ये आगे युद्ध होता है। तो आपने केवल अभी ये लिखना है, 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध भरतपुर के अंदर लड़ा गया था, इनके बीच में, बाबर और सांगा के बीच में। इस युद्ध में सांगा विजयी रहा था, ये ध्यान रखना। इसमें कौन जीत गया था, सांगा विजयी रहा था। किसका सेनापति, सांगा का या बाबर का? बाबर का सेनापति तो नहीं पता, शायद सैनिक सुनी की थे, पता नहीं कोई। नहीं, सेनापति पूछता है, लेकिन आगे जो मुख्य युद्ध होना है उसके अंदर तो मैं सेनापति आपको लिखवाऊंगा सारा। इसमें भी अगर कोई है तो मैं कल लिखवा दूं, कोई बात, ठीक है। ओके, इसमें शायद वैसे एक वो आता है नाम इसका, एक मेहंदी ख्वाजा करके कोई सेनापति था, है ना, लिख लो, चलो इसमें सेनापति लिख लो इसका। एक बाबर का सेनापति, बयाना के युद्ध में इसका सेनापति कौन था, तो मेहंदी ख्वाजा, ठीक है, ये लिख लें। मेहंदी ख्वाजा नाम का एक सेनापति बाबर का था उसको। ठीक है, आज की सभा समाप्त हुई। और मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, वैसे मैंने आपके उस पे डाल दिया है, ग्रुप के अंदर मैंने मैसेज डाल दिया, उसको ढंग से पढ़ लेना, और उस जो मैंने मैसेज लिखा है उसको फॉलो करना ढंग से, ठीक है। शेड्यूल भी मैंने उसके अंदर डाला है, ढंग से तैयारी शुरू कर देना, आज घर जा करके पढ़ना शुरू कर देना, और बढ़िया नंबर आने चाहिए। नहीं तो मैं देख ले फिर सैनिक जगह सांगड़ आनी, बाबर ने बाने बुला लूंगा, ठीक है। हाँ, उनको बोलेंगे भी खांडवा का युद्ध बाद में लड़ेंगे, पहले इनको सलटाओ आप। ठीक है, ओके।